तो कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसके बाद हमने स्टडी की मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, फैराडेज लॉ, ये सारे स्टडी किए। उसके बाद जो हमने ये मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो ये सभी स्टडी की थी, तो इन सभी के आगे अपने को जो दिया है वो दिया है कि इनके ऊपर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन। किसके ऊपर डाइल्यूशन का इफेक्ट अपने को बताना है? एक तो आपको कंडक्टेंस पे बताना है, दूसरा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पे, तीसरा मोलर कंडक्टिविटी पे, और जो फोर्थ वन है वो है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे। समझ में आई बात? तो डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसके अंदर देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले दिया है कंडक्टेंस। ठीक है, अगर हम देखें तो जो कंडक्टेंस होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, ठीक है, तो वो कंडक्टेंस जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ आयंस पे। जो कंडक्टेंस है वो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करेगी। ठीक है, और जितना ही जो आपको कोई इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन दिया है, जितना ही आप उसको क्या करोगे? डाइल्यूट करोगे। ठीक है, तो डाइल्यूट करने से क्या है, जो नंबर ऑफ आयंस हैं वो क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। जब ये नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे तो उससे ऑटोमेटिकली क्या होगी? जो कंडक्टेंस होगी वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया कंडक्टेंस पे डाइल्यूशन का इफेक्ट। इसके बाद बात आती है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की। तो हमें पता है जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? जितने नंबर ऑफ आयंस किसी भी यूनिट वॉल्यूम के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, जितने नंबर ऑफ आयंस होंगे, ठीक है, उतनी ही क्या होगी? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होगी। नंबर ऑफ आयंस जो होंगे वो पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर यहाँ पे कहा है। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हम सॉल्यूशन को क्या करते हैं? डाइल्यूट करेंगे, तो डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा? डाइल्यूशन से जो नंबर ऑफ आयंस होंगे कोई भी सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाएंगे तो जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इसको समझने के लिए आप सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हो। जैसे आपको कोई 1 ml सॉल्यूशन दिया है, ठीक है, और उसके अंदर काउंट करके हमने मान लिया कि 1000 आयंस प्रेजेंट है। ठीक है, और आपने उस 1 ml को क्या कर दिया? डाइल्यूट करके किस में कन्वर्ट कर दिया? 2 ml में। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ आयंस है वो तो क्या रहे? ओनली 1000 ही रहे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? 1 ml के अंदर अब कितने आयंस रह गए? 500 आयंस रह गए। तो मतलब नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए? डिक्रीज हो गए। जब नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड वन अपने को दिया है वो दिया है मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में। ठीक है, तो हमें पता है अगर आप मोलर कंडक्टिविटी की भी बात करते हो तो वो क्या होती है? हमें पता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट होगी, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी क्या होती है? जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट होती है। ठीक है, ये हमने मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जब स्टडी की तो उनके फार्मूलों के अंदर देखा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जैसे ही आप क्या करते हो? सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हो, मतलब जैसे ही डाइल्यूशन होगा उससे क्या होगा? जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी तो डिक्रीज होगी, बट जो डिक्रीज है वो क्या हो जाएगा? हम देख रहे हैं कि जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो डिक्रीज हो रहा है ना स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के अंदर, वो किसके द्वारा कंपनसेट किया जाता है? वॉल्यूम के द्वारा। ठीक है, तो यानी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो उसके कारण क्या है? ये दोनों जो वैल्यू है मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये भी क्या होगी? डाइल्यूशन के साथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, क्योंकि हमें पता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी तो डिक्रीज हो रही है बट वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है,
तो ये था डाइल्यूशन का इफेक्ट, ठीक है। थ्योरी इसकी आपको नोट्स में मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो अपने को दिया है वो किसके बारे में दिया है कि मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है, उसके का वेरिएशन दिया है किसके साथ है, डाइल्यूशन के साथ। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, किसके साथ है, डाइल्यूशन के साथ। यानी स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन स्टडी करेंगे, ठीक है। समझ में आई बात। तो यहाँ पे इसने जो अपने को बताया है किसके लिए, जो वेरिएशन होता है कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। यानी यहाँ पे हमें जो इफेक्ट दिखाया है वो किसके साथ दिखाया है, कंसंट्रेशन, क्योंकि जैसे ही आप डाइल्यूशन करोगे तो उससे क्या होगी, कंसंट्रेशन के अंदर चेंज मिलेंगे। किसकी कंसंट्रेशन, जो अपने को स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो दिए हैं उनके ऊपर जो डाइल्यूशन का या कंसंट्रेशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इस इफ़ेक्ट को स्टडी करने के लिए एक इक्वेशन दी गई जिसको बोलते हैं डी बाई हक्कल ओन-सेगर इक्वेशन, ठीक है, डी बाई हक्कल ओन-सेगर इक्वेशन। तो उसके अकॉर्डिंग उसने बताया कि जो मोलर कंडक्टिविटी जो होगी किसी भी कंसंट्रेशन पे वो किसके इक्वल होगी, जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस A√C। यहाँ पे जो अपने को ये दी हुई है इसमें ये तो है मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन, ये अपने को कंसंट्रेशन पे दी हुई है, जबकि ये जो मोलर कंडक्टिविटी है ये दी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। जो मोलर कंडक्टिविटी जो हमें क्या मिलेगी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। ये A जो है ये क्या है, कांस्टेंट है, जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा। ये सॉल्वेंट की नेचर पे डिपेंड करेगा कि सॉल्वेंट की जो नेचर है वो कौन सी है, और ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और ये C जो है ये अपने को दी हुई है कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे इसने बताया कि जब हम मोलर कंडक्टिविटी और जो कंसंट्रेशन के बीच में जो ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो वो हमें नियरली क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। जैसे यहाँ पोटेशियम क्लोराइड जो क्या एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसके लिए जो हमें ये ग्राफ मिलेगा वो क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो हमें वैसे ही पता है कि कोई भी जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है, तो उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, हमें पता है कि उसका 100% डिसोसिएशन हो जाता है। तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, हाई होते हैं। पर जैसे अगर उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो आयंस को मूवमेंट के लिए फ्री स्पेस नहीं मिलता, तो वहाँ पे क्या एक तरह इंटर जो मॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन होती है वो बढ़ जाती है, जिससे एक तरह का रेसिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। बट जैसे ही हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते जाएंगे, ठीक है, जैसे ही हम कंसंट्रेशन को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, या आप कहें कि जैसे ही सॉल्यूशन को क्या किया जाता है, डाइल्यूट किया जाता है, यानी जैसे ही हम डाइल्यूशन करेंगे तो क्या होगी, जो इंटर मॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन है वो वीक हो जाएगी, क्योंकि जो इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर आयनिक जो अट्रैक्शन होती है वो वीक हो जाएगी, क्योंकि इंटर आयनिक जो स्पेस होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिससे आयंस के फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं। तो उस टाइम जो मोलर कंडक्टिविटी है, जैसे ही सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाएगा तो वो अपनी मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू को क्या करेगा, अप्रोच करेगा, और जो हमें मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी वो मोलर कंडक्टिविटी होगी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये जो मोलर कंडक्टिविटी हमें मिलेगी वो क्या होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। ये तो हो गया किसका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। अगर यही केस हम किसके लिए देखें, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखें,
ठीक है। तो हमें पता है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं, पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। क्या होते हैं, पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर जो नंबर ऑफ आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, क्या होंगे, लो होंगे। बट जैसे ही हम क्या करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे, जैसे ही हम क्या करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे, डाइल्यूशन करने से क्या होगा, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कंसंट्रेशन तो डिक्रीज होगी बट जो नंबर ऑफ आयंस होंगे कंसंट्रेशन डिक्रीज करने से वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। जो अगर आप देखो यहाँ पे आपको एसिटिक एसिड दी है, ठीक है, तो उसके लिए जो हमें मिल रहा है जो ग्राफ, वो क्या मिल रहा है, लोअर साइड में मिल रहा है। ठीक है, बट जैसे ही हमने उसकी कंसंट्रेशन को क्या करना शुरू कर दिया, डिक्रीज करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जिस तरह इधर आएंगे तो हमें पता है कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो डाइल्यूशन के साथ नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो जो मोलर कंडक्टिविटी है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की, वो भी क्या करेगी, लिमिटिंग वैल्यू को अप्रोच करेगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जैसे ही क्या करेगा, सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा, कंसंट्रेशन लो होगी, तो उसी के साथ साथ क्या होगा, जो नंबर ऑफ आयंस है उनकी अमाउंट बढ़ेगी, उनकी अमाउंट इंक्रीज होगी, तो जो मोलर कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगी। बट अगर हम हाउएवर ये देखें तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनके केस में जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कभी भी लिमिटिंग वैल्यू को अप्रोच नहीं कर पाती, क्योंकि इतनी लो कंसंट्रेशन पे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी हम ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को मेज़र नहीं कर पाते। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये जो डी-बाई-हक्केल-ओहन-सेगर इक्वेशन है ये कब अप्लाई होती है, जब इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या है, लो कंसंट्रेशन पे लेके चलते हैं। तो हमें पता चला कि कंसंट्रेशन के साथ जो कंडक्टेंस होगी स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है, तो वो किस तरह वरी करेगी। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिया है तो उसके केस में जो मोलर कंडक्टिविटी और जो कंसंट्रेशन है उसका जो ग्राफ है हमें नियरली क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, और जैसे ही हम उसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं तो उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो लिमिटिंग वैल्यू को अप्रोच कर लेगी। ठीक है, बट उसी केस में अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए देख रहे हो तो सेम कंसंट्रेशन पे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंपेयर में कम होती है। क्यों? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह डिसोसिएट नहीं होंगे, नंबर ऑफ आयंस कम होते हैं, बट जैसे ही उसका डाइल्यूशन किया जाता है तो उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, और कंसंट्रेशन जैसे ही डिक्रीज होगी तो जो नंबर ऑफ आयंस हैं वो क्या होने शुरू हो जाएंगे, इंक्रीज होंगे, और जैसे ही नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे तो उनके केस में भी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो बट उसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वो मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच नहीं कर पाती या उसको मेज़र नहीं कर सकते। तो इसके लिए कौन आया, इसके लिए जो एक साइंटिस्ट आया, कौन सा, कोलरोस्क। ठीक है, तो उसने अपना लॉ दिया जिसको हम बोलते हैं कोलरोस्क लॉ। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कोलरोस्क लॉ। तो देखो कोलरोस्क लॉ है ना, उसने ये बताया कि कोई भी जो इलेक्ट्रोलाइट होती है, ठीक है, कोई भी जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होती है जो हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मेज़र करते हैं, तो उसके अंदर उस इलेक्ट्रोलाइट के जो भी कैटायन और वो जो एनायन होंगे वो अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। समझ में आई बात? तो यानी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी किसी भी जो इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगी, जो अपने को क्या दी होगी, उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो कैटायन की और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एनायन की, उन दोनों का सम होगी, और साथ में जितने ही नंबर ऑफ आयंस उसमें प्रेजेंट होंगे उनको उसकी फार्मूला यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यानी कोलरोस्क लॉ ने क्या डेफिनेशन दी, या कोलरोस्क लॉ क्या कहता है कि दी
मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए कैटायन एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन मल्टीप्लाइड बाई the number of ions present in one formula unit। ये अभी हम समझेंगे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, इसने बताया कि फॉर एग्जाम्पल आपको कोई एक साल्ट दी है जैसे AX और BY, ठीक है। तो इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी साल्ट की वो किसके इक्वल होगी, तो हमें पता है कि हमें पता है X जो है वो क्या है, उसके नंबर है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी X, यानी कितने, जैसे आप यहाँ पे कोई फार्मूला ले लो, ठीक है। जैसे यहाँ हमने फार्मूला लिया Al2Cl3, साथ के साथ समझाऊंगा इसको, इसकी हमें मोलर कंडक्टिविटी लेनी है। तो ये आ गया XA और Y पॉजिटिव प्लस YB, ये B, ठीक है, और X नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी कैटायन की है और ये मोलर कंडक्टिविटी एनायन की है, ठीक है। जैसे मैंने, एक मिनट इसको दोबारा, मोलर कंडक्टिविटी किसकी होगी, इस तरह, क्योंकि लैम्डा ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मोलर कंडक्टिविटी को। ये वहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। तो ये मोलर कंडक्टिविटी कैटायन की है, ये मोलर कंडक्टिविटी एनायन की है, ठीक है। ऐसे नहीं समझ में आएगा तो आप ये समझो एल्यूमिनियम का मैंने दिया है, ठीक है, एल्यूमिनियम AlCl3 होगा, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये किस तरह टूटेगा, Al3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव में टूटेगा, समझ में आई बात। तो इसकी आपने मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो ये क्या है, जो अपने को एल्यूमिनियम दिया है, जितने एल्यूमिनियम दिया एक ही है ना, तो उससे उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और यहाँ क्लोरीन दे रखी है, क्लोरीन एनायन है, इसकी मोलर कंडक्टिविटी होगी, और कितने क्लोरीन आयन दिए, 3, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इन दोनों का क्या होगा, सम होगा। तो यही हमने डेफिनेशन में पढ़ा है। या यहाँ पे आप ले सकते हो, जैसे आपको एल्यूमिनियम सल्फेट की निकालनी, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी। तो हमें पता है कि जो एल्यूमिनियम सल्फेट है, जब ये डिसोसिएट होगा तो हमें क्या देगा, क्या मिलेगा अपने को कितने एल्यूमिनियम मिलेंगे, 2 प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। तो इसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी एल्यूमिनियम सल्फेट की, वो किसका सम होगी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम प्लस में मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे जितने नंबर ऑफ उनके आयंस दे रखे हैं एक फार्मूला के अंदर, ठीक है। तो जैसे आप एल्यूमिनियम सल्फेट की निकाल रहे हो, तो हमें पता है एल्यूमिनियम के कितने आयंस हैं, 2 है, तो उससे उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसी तरह सल्फेट के कितने हैं, 3 है, तो हमने उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, वो क्या होती है, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसकी कैटायन की और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन की, और उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जितने नंबर ऑफ आयंस क्या है उसके एक फार्मूला के अंदर हमें मिल रहे हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। ये तो हो गई मोलर कंडक्टिविटी।
आप यहाँ पे कितने भी एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे आपको HCl की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो क्या होगी, ये हाइड्रोजन की मोलर कंडक्टिविटी मतलब H पॉजिटिव आयंस की और क्लोराइड आयन की मोलर कंडक्टिविटी का सम होगा। पर हमें पता है HCl में दोनों ही 1-1 होते हैं, इसलिए इनको हमने 1-1 से ही मल्टीप्लाई माना है। समझ में आया। उसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दी हुई है ये तो थी किसके केस में, मोलर कंडक्टिविटी के केस में, कोलरोस्का लॉ। अगर आपसे पूछ ले किसके केस में, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के केस में, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के केस में क्या होती है, जो मोलर कंडक्टिविटी होगी, नहीं जो हमें क्या दे रखी है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दी हुई है, ठीक है। उसके लिए अगर आप कोलरोस्का लॉ पढ़ रहे हो तो जो लिमिटिंग वैल्यू होगी किसकी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की, ठीक है, वो किसके इक्वल होगी, वो होगी जितना जो अपने को कैटायन की लिमिटिंग जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दी हुई है और जो एनायन की जो अपने को क्या दी हुई है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दी हुई है, उनका सम होगी, ठीक है। यानी कैटायन प्लस एनायन की जो अपने को क्या दे रखी है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दी हुई है, उनका सम जो होगा वही क्या होगी, उसकी लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये है कोलरोस्का लॉ। और इसकी आगे जो पूछा जाता है वो है इसकी एप्लीकेशन, वो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। वहाँ से कुछ न्यूमेरिकल जरूर मिलते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। पहले हम क्या है उसकी हम थ्योरी पढ़ेंगे। तो इसके अंदर देखो एप्लीकेशंस जो अपने को कोलरोस्का लॉ की दी हुई है, ठीक है। अभी हम न्यूमेरिकल नहीं कर सकते यहाँ पे, सीधे हम उनको समझेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन जो दी हुई है वो किस में दी हुई है, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या दी है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है उसको कैलकुलेट करने में ये हेल्प करेगा। यहाँ पे मैं मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हमें क्या है, मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है किसकी, जो अपने को क्या दे रखा है, एसिटिक एसिड दे रखा है। क्या दे रखा है, एसिटिक एसिड। इसकी मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। और जो गिवन है वो हमें दिया हुआ है क्या, जो मोलर कंडक्टिविटी है वो अपने को दे रखी है क्या, एक तो सोडियम एसीटेट की दे रखी है, ठीक है। और दूसरी जो अपने को दे रखी है वो HCl की दे रखी है। और जो तीसरी जो अपने को दे रखी है वो हमें दे रखी है NaCl की, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम मान के चलते हैं कि इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी जो अपने को दी हुई है वो अपने को दी हुई है मान लो 10, ठीक है। और ये जो अपने को दी हुई है 2 और ये कितनी दी है, 4 दे रखी है। समझ में आई बात, ठीक है। तो हमें पता है कि ये जो वैल्यूज़ जो दी हुई है ये किसके इक्वल है, जो कैटायन और एनायन की जो मोलर कंडक्टिविटी होगी उनके सम के इक्वल है, पता है ना, ये इनके सम के इक्वल होगी। तो इसको आप इस तरह से अरेंज करोगे, इसका मतलब ये जो इनका सम है वो दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर हम क्या करें, अगर हमें एसिटिक एसिड की निकालनी है तो इस फार्मूले से साफ दिख रहा है कि इसमें एसीटेट आयन भी है और इसमें प्रोटॉन भी प्रेजेंट है, H पॉजिटिव आयन है। मतलब इन दोनों को ऐड कर दें तो इसमें NaCl भी हो गया ना, तो इसमें से NaCl माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली अपने को क्या मिल जाएगी, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी, ठीक है। समझ में आया। तो इसके अंदर देखो जो अपने को दी हुई है, इसका मतलब आप क्या करोगे, जो मोलर कंडक्टिविटी है एसिटिक एसिड की वो कैसे कैलकुलेट करोगे कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट, ठीक है, प्लस में मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl और इसमें से आप माइनस कर दोगे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, ठीक है। तो जैसे ही ये माइनस करोगे तो हमें पता है ये NaCl वाली कैंसिल हो जाएगी, पीछे किसकी बच जाएगी, एसिटिक
एसिड की। तो हमें पता है इसकी कितनी है, जो एसीटेट की है, सोडियम एसीटेट की 10 दी हुई है, HCl की 2 दी हुई है, और उसकी कितनी दी है 4। तो इस तरह आप अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। ये एक एग्जाम्पल है, रियल में नहीं है, ये समझाने के लिए। समझ में आ गया? ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट अपने को जो दी हुई है वो एप्लीकेशन जो दी है वो अपने को दी है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए। ठीक है। सेकंड एप्लीकेशन में देखो क्या दिया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हमें पता है कि कोई भी जो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, वो क्या है, आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे वो किसके कारण हो रहे हैं, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन के कारण हो रहे हैं। और अगर आप उसको क्या कर देते हो, डाइल्यूट कर देते हो। ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट को जब आप क्या कर दोगे, डाइल्यूट कर दोगे, ठीक है, तो डाइल्यूशन के साथ क्या होगा, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है या नंबर ऑफ आयंस हैं, वो भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। क्या होंगे, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे। ठीक है। तो हम अगर क्या निकालना चाहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना चाहते हैं, तो जो हमें कोई भी जो इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन दी हुई है, ठीक है, उस कंसंट्रेशन के ऊपर जो हमें क्या दी होगी, मोलर कंडक्टिविटी दी होगी, किस पे, कोई कंसंट्रेशन पे, तो उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन से। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है। सिंपल न्यूमेरिकल है, फार्मूला आना चाहिए, एग्जाम में दी होता है कि जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये किस पे दी हुई है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दी हुई है। ये कहाँ पे दी है, एट एनी कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी। तो दोनों जो मोलर कंडक्टिविटी होगी उनका जो रेशियो है वो हमें क्या देगा, हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है। ये हो गई सेकंड एप्लीकेशन। उसके बाद जो थर्ड एप्लीकेशन है वो कौन सी दी हुई है, वो है डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए। ठीक है। थर्ड जो अपने को दी है वो है डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट कई बार न्यूमेरिकल में पूछा जाता है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालो। ठीक है। तो उसको हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, या डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया होता है या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया होता है किसी कंसंट्रेशन पे, तो उनकी रिलेशनशिप। ठीक है। तो इसके लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं एसिटिक एसिड का। ठीक है, कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर आप निकालना चाहते हो तो हम यहाँ पे एक सिंपल सा डेरिवेशन लिखेंगे। ठीक है। ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स था जो आयंस में डिसोसिएट हो गया। स्टार्टिंग में हमने देखा कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, 1 मोल थी। ठीक है। और ये क्या था, 0 था। जैसे ही ये डिसोसिएट हुआ तो यहाँ पे मान लो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया। तो यहाँ पे कितना बच गया, 1 माइनस अल्फा बच गया। समझ में आई बात? ठीक है। फिर ये कह रहा है कि हम इसको किसकी टर्म में ले रहे हैं, कंसंट्रेशन की टर्म में ले रहे हैं, तो हम इसको C से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सभी टर्म को हम क्या करेंगे, C से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो अब हमें देखना है कि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है। तो उससे आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। बाद में आपने इसकी बस वैल्यू ही पुट करनी है। ये वैसे +1 में था। ठीक है। तो हमें पता है एसीटेट आयन C∆, और ये भी क्या है, C∆ डिवाइड बाई C1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है। तो अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें साफ दिखाई दे रहा है C∆² डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि C से C कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसकी जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी, C∆² और अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। अगर आपको कह दे कि अल्फ़ा इज़ लेस देन 1, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में हमें डिसोसिएशन मिल रहा है,
ठीक है, तो आप अल्फ़ा को नेगलेक्ट कर सकते हो, और तो डिसोसिएशन कांस्टेंट किसके इक्वल आ जाएगा, सी अल्फ़ा स्क्वायर के। और अगर आपको यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप कंसंट्रेशन को देखो तो किसके इक्वल होती है, हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स 1 दिया है तो आप यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन क्या ले लोगे, 1/v ले लोगे, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा k अपो इंटू वी, मतलब अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट इंटू जो वॉल्यूम होगा उसका प्रोडक्ट होगा। क्लियर होगा। तो मतलब न्यूमेरिकल आपको किसी भी टाइप में किसी भी टर्म में दिया हो तो आप इन सभी फार्मूलों का यूज़ करके उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ एप्लीकेशन दी हुई है वो अपने को दी है क्या, सॉल्युबिलिटी। कोई भी जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी हमें क्या निकालनी हो, सॉल्युबिलिटी निकालनी हो, सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी हो तो उसके लिए क्या करेंगे, कोलरोस लॉ का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बताया कि कोई भी जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट के पार्शियली डिसोसिएट हो, मतलब जो कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट ना हो, ठीक है। जैसे अपने को दिया है सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, बेरियम सल्फेट है, इस तरह के कई साल्ट होते हैं, ठीक है। तो जो क्या होते हैं, पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। तो हमें पता है ये वीक है और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, पार्शियली डिसोसिएट होंगे, ठीक है। तो जितने उसमें नंबर ऑफ आयंस होंगे वो भी क्या मिलेंगे, लो मिलेंगे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, अपनी लो कंसंट्रेशन के अंदर ही क्या बना देंगे, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना देंगे। समझ में आया कि वो अपनी लो कंसंट्रेशन में ही जो उनका सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। तो हमें पता है ये लो कंसंट्रेशन पे जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल रहा है तो इसी कंसंट्रेशन पे जो इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या होगी, उसकी मोलरिटी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो जो हम मोलर कंडक्टिविटी लेके चलते हैं, हमें पता है कि मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो किसके इक्वल होती है, ठीक है। ये फार्मूला हमने पढ़ा है कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाई मोलरिटी के। तो यहाँ पे इसने बताया कि जो ये हमें इनका सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो जो सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन जो अपने को मिल रहा है वो किसके इक्वल होगा, उसकी कंसंट्रेशन या आप कह सकते हो उसकी मोलरिटी के इक्वल होगा। मतलब जो वो डिज़ोल्व हुआ है तो उस स्टेज में क्या होगी, जो मोलरिटी होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, उसकी सॉल्युबिलिटी के इक्वल हो जाएगी। तो इस मोलरिटी की जगह आप क्या पुट कर दो, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी लिख दो, ठीक है। तो इस तरह हम क्या है, कोई भी जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी सॉल्युबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला अगर आप रीअरेंज करोगे तो हमें क्या मिलेगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाई सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो किसके इक्वल आ जाएगी, k इंटू 1000 बाई मोलर कंडक्टिविटी। समझ में आया, ठीक है। तो ये हो गई कोलरोस लॉ की एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये जो जितना भी हमने पढ़ा था वो अभी तक इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ा था, यानी जो हमने जो भी देखा है इनमें इलेक्ट्रोलाइसिस ही हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, कैटायन एनायंस मिल रहे हैं। इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। तो अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर क्या होता है, ये आपने +1 में भी स्टडी की है और वो ही अब यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये हमने थोड़ा सा कल स्टडी किया था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम क्या है, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेक सेल भी बोलते हैं, ठीक है।
तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है वो एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, जो केमिकल एनर्जी जो है, ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो उस डिवाइस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसने एग्जाम्पल लेके ये चला है कि जैसे आपने क्या लिया, जिंक को लिया, ठीक है, और उसको हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर रख दिया एक बीकर के अंदर, तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या हो रही है, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। तो उस दौरान क्या रिलीज हो रही है, केमिकल एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। सॉल्यूशन हॉट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो उस दौरान क्या होगा, जो हॉट होगा तो इसका मतलब वहाँ पे क्या है, कुछ केमिकल एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है। इसी तरह अगर आप कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर रख दो तो सेम यही कंडीशन वहाँ पे अपने को देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ भी क्या होगी, एक डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होगी। तो इन डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर जो केमिकल एनर्जी जो रिलीज हो रही है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जिस डिवाइस का हम यूज़ करेंगे उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टडी करने वाले हैं वो है जिंक कॉपर सेल, ठीक है। तो देखो जिंक कॉपर सेल के अंदर हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे ये कह रहा है कि आप 2 बीकर लेके चलो, उसकी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है। एक हमने लेफ्ट बीकर लिया, ठीक है, और एक हमने लिया राइट बीकर, ठीक है। तो जो लेफ्ट बीकर है उसके अंदर हमने क्या किया, जो जिंक रोड है, ठीक है, उसको हमने रख दिया 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। किसमें रख दिया, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। किसको रखा, जिंक रोड को, ठीक है। और दूसरी साइड आपने क्या किया, एक कॉपर रोड ली और उसको रख दिया किसमें, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। ये अपने को 1 मोलर जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। ये दी है कॉपर रोड। फिर आपने क्या किया, दोनों जो इलेक्ट्रोड है उनको एक्सटर्नली क्या किया, वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जैसे ही आप उसको वायर से कनेक्ट करोगे और उसके बाद यहाँ पे इसने बताया आपने एक यूज शेप ट्यूब का यूज़ किया, ये आपने +1 के अंदर दिया था आपके, ठीक है। यानी एक यूज शेप ट्यूब यानी साल्ट ब्रिज से दोनों सॉल्यूशन को हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जैसे ही ये अरेंजमेंट की गई, ठीक है, तो उस अरेंजमेंट में क्या हुआ कि जैसे ही आपने जिंक रोड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा तो जो जिंक रोड है वो डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगी और डिजोल्व होके जिंक क्या बनाएगी, Zn2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन्स बनाएगी, ठीक है। तो जो जिंक आयंस जो बनेंगे वो कहाँ चले जाएंगे, वो उस सॉल्यूशन के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। कौन से सॉल्यूशन में, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, इलेक्ट्रोड पे। और इलेक्ट्रोड से ये क्या है, एक्सटर्नली वायर के थ्रू किसकी तरफ जाएंगे, कॉपर रोड की तरफ जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, इससे जो जिंक रोड है उसके ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, जिंक रोड पे इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। और जो सॉल्यूशन है उस पे क्या, कौन सा चार्ज क्रिएट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। तो एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन है वो जिंक रोड से कॉपर रोड की तरफ जाएंगे और उधर क्या होगा, जो राइट बीकर है उस बीकर के अंदर जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, जैसे ही आपने उसको वायर से कनेक्ट किया तो जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसका डिसोसिएशन हो जाएगा कॉपर और सल्फेट आयंस के अंदर, ठीक है। जो सल्फेट आयंस हैं वो तो रहेंगे कहाँ, सॉल्यूशन के अंदर, जबकि जो कॉपर आयंस हैं वो इन इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए किसकी तरफ आ जाएंगे,
कॉपर रोड पे आके इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ये कॉपर रोड पे इकट्ठे होंगे तो कॉपर रोड पे कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कॉपर आयंस हैं ये क्या करेंगे, कॉपर रोड पे आके क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करके वहीं पे डिपॉजिट हो जाएंगे। ये तो चलता रहेगा बट शॉर्ट टाइम के लिए चलेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट की साइड जा रहे हैं और जो हमें पता है हम देख रहे हैं जो लेफ्ट बीकर में पॉजिटिव चार्ज और राइट बीकर में नेगेटिव चार्ज हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट हमें पता है किसकी मूवमेंट होती है, करंट की मूवमेंट होती है। तो ये सेल ज़्यादा टाइम वर्क नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि दोनों बीकर में क्या है, अपोजिट चार्ज जनरेट हो चुके हैं। तभी यहाँ पे क्या लगाया गया, ये साल्ट ब्रिज लगाया गया। जैसे ही साल्ट ब्रिज का यूज किया गया तो क्या हुआ, जो सल्फेट आयंस हैं ये राइट बीकर से किसकी तरफ मूवमेंट करेंगे, लेफ्ट बीकर की तरफ। ठीक है, तो वो वहाँ पे क्या करेंगे, जो जिंक आयन प्रेजेंट है उसके साथ कंबाइन होके क्या बनाएंगे, जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन करेंगे। समझ में आया। तो इस तरह हम देखेंगे कि जो लेफ्ट बीकर है उसके अंदर जिंक सल्फेट की जो कंसंट्रेशन है वो तो क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी, और जो राइट बीकर है उसमें कॉपर सल्फेट की जो कंसंट्रेशन जो होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। जबकि कॉपर वेट, जो कॉपर रोड हमें दी हुई है उसका जो वेट है वो तो इंक्रीज होता रहेगा, जबकि जो जिंक रोड है ये हमें पता है डिजोल्व हो रही है, इसका वेट डिक्रीज होता रहेगा। ये सेल तब तक ऑपरेट करेगी जब तक कि जो लेफ्ट और राइट बीकर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज़ीरो ना हो जाए। ठीक है, तब तक ये वर्क करती रहेगी। तो हमें पता है कि जो लेफ्ट बीकर में जिंक रोड है वो किसका काम कर रही है, इस तरह एनोड का काम कर रही है, क्योंकि ये क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रही है। तो इसका मतलब एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, जबकि अगर आप राइट साइड में देखो तो कॉपर रोड पे क्या है, कॉपर जाके इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन किस पे होता है, हमेशा कैथोड पे होता है। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हुई। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि एक स्टेज ऐसी आएगी जब कोई भी करंट फ्लो करना बंद कर देगा सर्किट के अंदर। ठीक है, जब करंट फ्लो करना बंद कर देगा तो उस टाइम यहाँ पे इसने बताया कि अगर हम क्या है, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स यूज़ करके हम सेल को रिचार्ज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये रिडॉक्स रिएक्शन बाद में स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स यूज़ करेंगे, जैसे ही एक्सटर्नल, ठीक है, पोटेंशियल हम अप्लाई करेंगे तो क्या है, अगर ई एक्सटर्नल जो आपने अप्लाई किया है, ठीक है, वो क्या है, अगर ई सेल से क्या है, कम है, ठीक है, तो सेल वैसे ही काम करती रहेगी जैसे कर रही थी। जैसे हमें पता है कि जिंक से किसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कॉपर रोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है, जबकि जो कॉपर है उसकी तरफ से जिंक की तरफ क्या पास होगा, करंट पास होगा। समझ में आई बात। ठीक है, तो ये कंडीशन चलती रहेगी। पर ये कह रहा है कि जब एक्सटर्नल जो पोटेंशियल डिफरेंस और जो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस जब इक्वल हो जाएगा तो जो करंट का जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, जो करंट का फ्लो है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। समझ में आई बात। ठीक है, पर जैसे ही क्या है, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस जो सेल के पोटेंशियल डिफरेंस की कंपेयर में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या है, जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो वापस स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, रिवर्स डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आई बात। ठीक है, जो पहले जिंक एनोड का काम कर रही थी अब वो किसका काम करने लग जाएगी, कैथोड का, और जो कॉपर रोड पहले कैथोड का काम कर रही थी वो अब किसका काम करेगी, एनोड का। ठीक है, तो इस टाइप का जो सेल मिलेगा अपने को तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्यों, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं,
केमिकल एनर्जी में, क्योंकि हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की ताकि रिडॉक्स रिएक्शन करवाई जा सके। ठीक है, तो ये जो ये 3 पॉइंट्स हैं ना, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर अब क्या होगा, ये सारा फिनोमिना उल्टा शुरू हो जाएगा। कॉपर से जिंक की तरफ क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और जिंक से जो कॉपर है उसकी तरफ क्या होगी, अब करंट की मूवमेंट होगी। क्लियर हुआ? ठीक है। तो इसके अंदर इस सेल की तरह की एक और सेल दे रखी है जिसको हम बोलते हैं डैनियल सेल। क्या बोलेंगे? तो एग्जाम में कई बार आता है कि डैनियल सेल की वर्किंग बताओ विद डायग्राम। 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है क्या, डैनियल सेल। ठीक है, तो डैनियल सेल के अंदर कुछ ज़्यादा नहीं दिया हुआ। डैनियल सेल के अंदर जो साल्ट ब्रिज है उसको बस रिप्लेस किया गया है। ठीक है, अभी हम साल्ट ब्रिज के भी बारे में पढ़ेंगे, पहले मैं इससे लिंक है उन बातों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर क्या किया गया, जो डैनियल सेल है उसके अंदर साल्ट ब्रिज को रिप्लेस कर दिया गया। किससे? ये जो हमने पोरस पोर्ट बीच में ये सिलेंड्रिकल जो लिया है उससे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, साल्ट ब्रिज को। और ये जो अपने को कॉपर का वेसल दिया हुआ है, ठीक है, ये जो कॉपर वेसल है हमें पता है ये किसका काम करेगा, कैथोड का। कॉपर किसका काम करेगी, कैथोड का। ठीक है, और यहाँ पे जो जिंक रोड होगी, ठीक है, वो किसका काम करेगी, एनोड का। ठीक है, सेम वैसे ही किया गया है। जिंक रोड को इस पोरस पोर्ट के अंदर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर रख दिया। ठीक है, इसमें क्या है, जिंक सल्फेट है, जबकि ये जो कॉपर का वेसल है ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दिया इसमें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ही हम क्या करते हैं, इनको एक्सटर्नली वायर से कनेक्ट करेंगे तो क्या है, सेम ये भी उसी सेल की तरह बिहेव करेगा। क्लियर हुआ? तो ये एग्जाम में पूछे तो डैनियल सेल इस तरह आपने डायग्राम ड्रॉ करना है। इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, इसलिए आने के 100% चांसेस बनते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो हमने अभी साल्ट ब्रिज पढ़ा था ना, इसके भी कई बार +2 में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जबकि है +1 का टॉपिक ये, +2 में भी टॉपिक बनता है। ठीक है, तो साल्ट ब्रिज क्या होती है हमें पता है, ये क्या होता है, एक यू शेप ट्यूब होती है। क्या होती है? यू शेप्ड ट्यूब होती है, जो कि लेफ्ट बिकर या राइट बिकर, या आप कह सकते हो लेफ्ट राइट बिकर को आप ऑक्सीडेशन हाफ सेल या रिडक्शन हाफ सेल भी बोल सकते हो, क्योंकि लेफ्ट बिकर में ऑक्सीडेशन हो रहा है और राइट बिकर में रिडक्शन हो रहा है। तो यानी ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, कुछ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर फिल किए जाते हैं, जैसे पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम सल्फेट है। इस तरह के कोई भी जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, या कोई सॉलिडिफाइड अगार अगार या जिलेटिन का सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं साल्ट ब्रिज। क्यों? क्योंकि ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है तो इनके अंदर ये कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। ये क्या है, इनर्टली क्या है कि कोई भी जो आयंस है उनकी मूवमेंट कराने में हेल्प करेंगे। तो साल्ट ब्रिज के फंक्शन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है हमें पता है, ये इंटरनल सर्किट को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। क्या करता है, इंटरनल सर्किट जो होता है ना किसका, साल्ट ब्रिज का, उसको कंप्लीट करेगा। किस तरह? बाय अलाउइंग द मूवमेंट ऑफ आयंस। आयंस की मूवमेंट होगी ना, हमें पता है कि सल्फेट आयंस आ रहे थे किस साइड, लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये आयंस की मूवमेंट करवा के इंटरनल सर्किट को क्या करता है, कंप्लीट करेगा। दूसरा ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा। ठीक है, दोनों सॉल्यूशन के अंदर जो अपोजिट चार्ज जो जनरेट हुए थे, ठीक है, उन चार्ज को न्यूट्रलाइज करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो इसके ये 2 ही मेन फंक्शन है। ठीक है, बिना दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किए हुए आयंस की मूवमेंट कराता है, और दूसरी
क्या करता है वहाँ पे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये था अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इतना ही, क्या और करना है, बस आज के लिए इतना ही। कल हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है।